हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं संसाधन एवं विकास चैप्टर को। शुरू करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए। और मैं आपको यहीं पर ये सब पूरा क्या करूँगा, याद करवा दूंगा। यहीं पर जितना भी पढ़ाऊँगा पूरा याद करवाऊँगा यहीं पर। तो आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। बेसिकली संसाधन होता क्या है? संसाधन प्रत्येक वह वस्तु होती है जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करती है, वह संसाधन है। जैसे आप मोबाइल से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ये भी क्या है? एक संसाधन। मतलब प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी करे संसाधन कहलाती है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ये भी एक संसाधन है। और इसके बाद विकास। विकास क्या है? जैसे आपने मान लो क्लास 10th में बनाई 95 प्लस, और आप बना रहे हैं क्लास 12 में बना रहे हैं 97 प्लस। तो ये हो गया आपका विकास। विकास होता है बेसिकली पहले से किसी चीज़ में बेहतर होना। पहले से किसी चीज़ में बेहतर होना विकास होता है। अभी हमने जो संसाधन की परिभाषा पढ़ी थी वो पढ़ी थी क्लास 8 लेवल की, मतलब कक्षा 8वीं लेवल की पढ़ी थी। अब हम देखेंगे क्लास 10th लेवल की। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं और जिसको बनाने के लिए हमारे पास क्या उपलब्ध है? प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। और जो आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, क्या कहलाती है? संसाधन। एक बार बोलिए। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, टेक्नोलॉजिया। टेक्नोलॉजी होती है प्रौद्योगिकी। इसके उदाहरण क्या है संसाधन के? जैसे हवा हो गई, मृदा हो गई, जल हो गया, वायु हो गया, और आपका क्या हो गया? मोबाइल फ़ोन। ये भी क्या है? एक संसाधन। आपके घर में जो एक टीवी लगी है वो भी क्या है? संसाधन। आपके रूम में जो पंखा घूम रहा है वो भी क्या है? एक संसाधन। अब हमें देखना है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। सबसे पहले संसाधन, अभी मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन। प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है और जिसको बनाने के लिए हमारे पास क्या है? टेक्नोलॉजी है। और जो फाइनेंशियल रूप से संभव है, मतलब आर्थिक रूप से संभव है, संसाधन कहलाती है। और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाती है। संसाधन क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के दो रूप हैं, नवीकरण और अनवीकरण योग्य संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन बेसिकली होता क्या है? प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा जो भी संसाधन हमें प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन इनको कहते हैं जो संसाधन मनुष्य ने बनाए हैं। जो संसाधन क्या किया है? मनुष्य ने बनाया है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपके रूम में जो पंखा घूम रहा है वो भी क्या है? संसाधन है। और कैसा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। और ये जो आपका गेट हो गया ये भी क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है। इसके बाद हमें देखना है प्राकृतिक संसाधन के दो भागों में बांटा गया है प्राकृतिक संसाधन को, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण का क्या मतलब होता है? नवी का मतलब होता है क्या? नया। नवी का मतलब होता है नया, ठीक है। और करण का मतलब होता है उत्पन्न करना। नवीकरण का मतलब हो गया ऐसे संसाधन जो उत्पन्न किए जा सकते हैं और शीघ्र ही उत्पन्न किए जा सकते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। और अनवीकरण योग्य संसाधन ऐसे संसाधन, नवी का मतलब हो गया नया और करण का मतलब उत्पन्न ये भी किए जा सकते हैं, परंतु इनमें क्या लगता है? इनको उत्पन्न होने में समय कम लगता है। समय क्या होता है? कम लगता है। नवीकरण योग्य संसाधन को उत्पन्न होने में समय कम लगता है और अनवीकरण योग्य संसाधन को उत्पन्न होने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। नवीकरण योग की संसाधन नवीकरण योग संसाधन की परिभाषा कैसी होगी? हम कह सकते हैं ऐसे संसाधन जो तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं या शीघ्र नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरण योग संसाधन कहलाते हैं। और 10th लेवल में अगर हम देखें तो ऐसे संसाधन जिनको हम यांत्रिक, भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। और अनवीकरण योग्य संसाधन ऐसे संसाधन जिनको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको क्या लगता है बनने में? टाइम पीरियड इनका लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों का होता है। लाखों करोड़ों वर्षों का होता है इनका बनने में, इनको लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। अब नवीकरण योग्य संसाधन के हम उदाहरण देखें। नवीकरण योग्य संसाधन में हो गया हमारी पवन हो गई, जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, मृदा भी एक नवीकरण योग्य संसाधन है। बताओ,
मृदा, जबकि मृदा को बनने में कितने लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है, फिर भी मृदा को हमने नवीकरण योग्य संसाधन की कैटेगरी में रखा है। इसके बाद अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन में जैसे धातुएं हो गई आपकी, धातुएं हो गई और जीवाश्म ईंधन हो गए, जीवाश्म ईंधन हो गए। धातु और जीवाश्म ईंधन अनवीकरण योग्य संसाधन के उदाहरण हैं। फिर हमने नवीकरण योग्य संसाधन को भी अपनी सहूलियत के लिए बांट दिया, क्योंकि कुछ नवीकरण संसाधन ऐसे थे जो मतलब आज खत्म हुए कल बन गए, और कल खत्म हुए परसों उत्पन्न हो गए। और कुछ नवीकरण योग्य संसाधन ऐसे थे जैसे आज खत्म हुए और उनको बनने में कितने साल का समय लग रहा है, 100 साल का समय लग रहा है, 200 साल का समय लग रहा है। हमने उनके आधार पर भी संसाधन को, नवीकरण संसाधन को क्या किया है, भागों में बांटा है। सो नवीकरण योग्य संसाधन का पहला टाइप है हमारा सतत अथवा प्रवाह। इसी को सतत कहते हैं और इसी को प्रवाह कहते हैं। दूसरा है जैव, एक होता है मध्यमवर्ती। फिलहाल में ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको इनको नहीं पढ़ना है, मैंने आपके लिए सिर्फ बता दिया था, ठीक। उसके बाद है हमारा अनवीकरण योग्य संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब समझते हो, रिसाइकल, जिसे हम कर सके पुनः चक्रीय, और जिसे रिसाइकल नहीं कर सकें अचक्रीय। पुनः चक्रीय में हो गए धातुएं, हम धातुओं को क्या कर लेते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं। और अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, कोयला, वैसे उन्हें कहते हैं जीवाश्म। जैव संसाधन, जैव संसाधन प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति में वन और वन्य जीव, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे संसाधनों के प्रकार, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के बेसिकली 2 प्रकार हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। हाँ नहीं, उत्पत्ति के आधार पर हमें संसाधनों के प्रकार देखने हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार हैं जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन क्या नहीं कहते हैं, जैव, जैव समझते हो जीवन, जैव संसाधन जीवन, अजैव जिनमें जीवन ना हो। जैव संसाधन ऐसे संसाधन कहलाते हैं जिनमें क्या होता है, जीवन व्याप्त होता है, जिनमें जीवन व्याप्त होता है और इनकी प्राप्ति किससे होती है, जीवमंडल से होती है, जैव संसाधन कहलाते हैं। एक बार दोहराइए मेरे साथ, ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। अब आप सोचोगे जीवन किस में व्याप्त होता है, मनुष्य में भी जीवन व्याप्त होता है, राइट। वनस्पति में भी जीवन प्राप्त होता है, वनस्पति में जैसे कैसे पेड़ पौधे, इनमें भी क्या होता है, जीवन व्याप्त होता है। सभी प्राणी जात, मत्स्य जात, पशुधन, इनमें सब में क्या होता है, जीवन व्याप्त होता है। आपके मोहल्ले में जो गाय होगी उसमें भी जीवन व्याप्त है। इसके बाद अजैव संसाधन, अजैव संसाधन में क्या होता है, इनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है और ये क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। ये संसाधन निर्जीव वस्तुओं से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, इन्हें कहते हैं अजैव संसाधन। इनकी डेफिनेशन है, ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन व्याप्त नहीं होता, अजैव संसाधन कहलाते हैं। मैं आपके लिए मोस्ट शब्द हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जैसे निर्जीव वस्तु और जीवन व्याप्त नहीं होता। जैव संसाधन में आपको ऐसे कहना है, ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। जैव संसाधन और अजैव संसाधन कैसे, ऐसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता और इनकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। एक और चीज़, मृदा, मैंने आपको बताया था मृदा क्या है, एक नवीकरण योग्य संसाधन है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार से पदार्थों से मिलकर बनी है। जैव पदार्थ से भी मिलकर बनी है और अजैव पदार्थ से भी मिलकर बनी है। इसे क्या कहते हैं हम, इससे मृदा बनी है। जैव और अजैव दोनों से मिलकर क्या बनी है, मृदा। इसके बाद हमारा दूसरा टाइप से संसाधन का समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर भी संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, तो हमें इनको देख लेते हैं जल्दी से बिना समय बर्बाद किए। नवीकरण योग्य वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, नवीकरण योग्य संसाधन को क्या कहते हैं, पुनःपूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। आपके पेपर में पूछ सकता है नवीकरण योग्य संसाधन का दूसरा नाम क्या है, या फिर पुनःपूर्ति योग्य संसाधन की डेफिनेशन क्या है, ऐसे पूछ सकता है। तो एक बार फिर से, नवीकरण योग्य संसाधन किन्हें कहते हैं, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। फिजिकल, केमिकल और या फिर यांत्रिक क्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। और नवीकरण योग्य संसाधन को 3 भागों में बांटा गया, सतत हो गया, जैव हो गया और एक और है मध्यमवर्ती संसाधन।
इन्हें मैंने आपको बताया नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं है, मतलब विस्तार से नहीं है। ऐसे तो संसाधनों के वर्गीकरण में दिए हैं। और सतत नवीकरण योग संसाधन क्या है? सतत नवीकरण योग संसाधन नवीकरण का क्या है? एक रूप है। सतत नवीकरण संसाधन वे हैं जो निरंतर उपलब्ध रहते हैं, मतलब हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे वायु हो गया, प्रकाश हो गया और पानी हो गया, और तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एक बार खत्म हुए और तुरंत उत्पन्न हो गए, जैसे आज खत्म हुए कल उत्पन्न हो गए, उन्हें क्या कहते हैं? सतत नवीकरण योग्य संसाधन। इसके बाद है मध्यमवर्ती नवीकरण योग्य संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो उपयोग के बाद पुनः उत्पन्न होने में थोड़ा समय लेते हैं, ज़्यादा नहीं समय लेते, नहीं तो जैसे लाखों करोड़ों वर्षों का समय लेंगे तो वो अनवीकरण योग्य श्रेणी में आ जाएंगे, परंतु ये थोड़ा समय लेते हैं। जैसे जंगल हो गया, वन्य जीव हो गए और मिट्टी हो गई। मिट्टी में तो वैसे भी लाखों वर्षों का समय लग जाता है, पर जंगल और वन्य जीव, राइट। इसके बाद हमें देखना है अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, अर्थात इन संसाधनों को बनने में बहुत समय लगता है। इन संसाधनों की उत्पत्ति होने में, अगर ये संसाधन एक बार खत्म हो गए तो इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है, लाखों वर्षों का समय लग जाता है, करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। इसके उदाहरण क्या है? खनिज और जीवाश्म ईंधन क्या है? इसके उदाहरण है, अच्छे उदाहरण है खनिज और जीवाश्म ईंधन। आपको इन सब के उदाहरण तो याद रखना ही है। और मैंने आपको बताया था इनको दो भागों में बांटा गया है, चक्री और अचक्री, मतलब पुनः चक्री और अचक्री। सो पुनः चक्री में के अंतर्गत आ जाती हैं धातुएं और अचक्री के अंतर्गत आ जाती हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन। इसके बाद हमें पढ़ना है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार हैं हमारे पास व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इनके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी थोड़ी बताई दे रहा हूँ। जैसे व्यक्तिगत संसाधन, ये आपका जो अपना मोबाइल है, पर्सनल मोबाइल है, तो ये आपके क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। ये जो आपका घर है जिसमें आप रह रहे हैं, ये आपके किसके नाम है? पिताजी के नाम है, भैया के नाम है, चाचा जी के नाम है, किसी के भी नाम है, तो वो क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें किसी एकल व्यक्ति का हक होता है। एकल व्यक्ति का क्या होता है? हक होता है, मतलब पूरे समुदाय का हक नहीं होता, एकल व्यक्ति का हक होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। और सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जिनमें पूरा समुदाय का हक होता है, जैसे आपने शमशान को देखा है? शमशान में क्या होता है? पूरे समुदाय का हक होता है, कोई भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति किसी भी लाश को जला सकता है। और पार्क, आपके नगर में जो पार्क है वो भी क्या है? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन का प्रकार है। और कुआं जो आपके मोहल्ले में होगा वो भी सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन का प्रकार है। इसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन बेसिकली क्या होता है? वो वैसे तो देखें जितने भी ये पूरे देश में जितने भी संसाधन हैं सब किसकी संपदा हैं? राष्ट्र की संपदा हैं, सब देश की संपदा हैं। केंद्र सरकार को हक है कि वो किसी भी संसाधन को राष्ट्र के हित में उपयोग कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में किसी देश का हक नहीं होता, इन्हें कौन कंट्रोल करता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कंट्रोल करती हैं इन संसाधनों को, और इनका उपयोग बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहमति के नहीं किया जा सकता। अब इनकी अच्छी तरह से डेफिनेशन पढ़ लें, वैसे आपको इसमें ही कवर हो जाएगा, मतलब वही चीज़ है। ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे ज़मीन हो गई, घर हो गई, खेत हो गए। उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जो समुदाय के सभी व्यक्ति सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। समुदाय के सभी व्यक्ति सदस्यों के लिए क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं, अर्थात जिनमें किसी व्यक्ति विशेष का हक नहीं होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे गांव या शहर की सम्मिलात भूमि, मतलब जिसमें सभी का हक है, चरण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, पार्क, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हैं। इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मैंने अभी आपको बताया था कि तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं वो सब क्या है? राष्ट्र की संपदा हैं। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, यहाँ तक कि राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत आने वाली सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व भूभागीय, इसमें पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। अर्थात मान लो जैसे हमारा प्रायद्वीपीय भारत ये है, ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पे लगा है पीछे समुद्र, यहाँ से 12 समुद्री मील तक,
जैसे ये है 12 समुद्री मील यहाँ तक है। यहाँ के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं ये सब क्या है, राष्ट्र की संपदा हैं। क्लियर, ये सब क्या है, राष्ट्र की संपदा हैं। यहाँ से जितने भी संसाधन पाए जाएंगे 12 समुद्री मील तक, अर्थात 12 समुद्री मील कितना होता है, 22.25 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर होता है 12 समुद्री मील। ठीक, राष्ट्र संसाधन क्लियर हो गया है आपका। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि बीच मैदान जैसे रोड जा रहा है और किसी का खेत आ गया तो सरकार क्या कर लेती है, अधिग्रहित कर लेती है उसे। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिनका नियंत्रण कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं। बताया था मैंने, जिनका नियंत्रण क्या करती हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और इन संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, ये ऐसे संसाधन हैं जिनका नियंत्रण कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं और इन संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो यूनेस्को हो गई, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। इसके बाद आपको नोट में है तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जो भी नोट में लिखा है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है आपसे कुछ भी। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर सारे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। ये 200 मील कितना होता है, 319.56 किलोमीटर के लगभग होता है। और इतने क्षेत्रफल तट रेखा से किसी देश का अधिकार नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति में आती हैं, मतलब इनमें किसी देश का हक नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हक होता है। इसके बाद हमें देखना है विकास के स्तर पर संसाधन। विकास के स्तर पर संसाधन हमारे संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। और मैं आपको नाम से, संभावी संसाधन ऐसे संसाधन कहलाते हैं जो किसी देश में उपलब्ध हैं परंतु इनका उपयोग अभी नहीं किया गया है। संभावी संभव हैं, ये संसाधन संभव हैं और किसी देश में उपलब्ध भी हैं, उपलब्ध होते हैं परंतु इनका उपयोग अभी नहीं किया जाता, संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान और गुजरात में, भारत का पश्चिमी भाग इस साइड, जैसे मान लो राजस्थान और गुजरात पड़ता है इस साइड, तो क्या होता है इसमें, इनके रेगिस्तान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा बहुत पाई जाती है वहाँ पे राजस्थान में और गुजरात में। इसके बाद है हमारा विकसित संसाधन। ये हम किसके स्तर पर पढ़ रहे हैं, विकास के स्तर पर। आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है विकास के स्तर पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। मैंने इनकी एमसीक्यू की अलग एक वीडियो बना दी है, आप एमसीक्यू उनमें पढ़ सकते हैं, पूरे टॉप 30 एमसीक्यू हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है हमारा विकसित संसाधन। विकसित संसाधन नाम से स्पष्ट है कि ऐसे संसाधन होते हैं जो विकसित हो चुके हैं, मतलब ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनका हम उपयोग की गुणवत्ता है और हम उपयोग भी इनका कर रहे हैं परंतु इनकी क्या है, मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। अर्थात ये संसाधन सीमित हैं, जैसे पेट्रोल और कोयला। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। इनका विकास किन पर निर्भर करता है, प्रौद्योगिकी और संभाव्यता के आधार पर निर्भर करता है। जैसे मान लो हमारे राज्य में जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, ठीक है, अब हम उनका उपयोग कब करेंगे, जब हम उन्हें निकालेंगे बाहर, जब हम उन्हें क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो उनका उपयोग करेंगे। और बाहर निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए, ठीक। जब उन्हें बाहर निकालेंगे और हमने बाहर निकाल लिया तो वो मतलब जितने स्तर तक हैं, जितनी उनकी मात्रा उपलब्ध है, हमें उस हिसाब से उपयोग करना पड़ेगा, ठीक। इसीलिए कहा गया है संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और संभाव्यता के आधार पर निर्भर है, संभाव्यता के स्तर पर निर्भर है। प्रौद्योगिकी क्या होती है, एक वैज्ञानिक ज्ञान का भू अनुप्रयोग होता है जिसे हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद भंडार। भंडार ये ऐसे संसाधन होते हैं जो भंडार का मतलब ही क्या होता है, भंडार का जिसकी मात्रा हमारे पास पहले से बहुत ज़्यादा हो, ये हमारे पास उपस्थित हैं। ये संसाधन क्या हैं, हमारे पास उपस्थित हैं परंतु हम इनकी टेक्नोलॉजी की अभाव में इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं और हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में हमारे पहुँच से क्या है, बाहर हैं, अर्थात टेक्नोलॉजी के अभाव में हमारे पहुँच से बाहर हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, वो जीवाश्म ईंधन वाला बताया था, इस बार मैं जल वाला बताऊंगा उदाहरण लेके।
जैसे हमारे पास जल है और हमें पता है जल दो अणुओं से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन के अणु से और ऑक्सीजन के अणु से। जो हमारा हाइड्रोजन है ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत होता है, हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। यदि हम जल से क्या कर लें, हाइड्रोजन को अलग कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी गाड़ियों को चला सकते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं। अतः हम जल से हाइड्रोजन को अलग करके ईंधन बना सकते हैं, राइट। इसके बाद है हमारे संचित कोष। संचित कोष संसाधन क्या होते हैं, ये संसाधन क्या होते हैं, भंडार का हिस्सा होते हैं। ये संसाधन भंडार का हिस्सा और होते हैं और इसके उपयोग की प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ। ये भंडार का ही हिस्सा है। इनमें क्या है, इनको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, परंतु हमने इनका उपयोग सही ढंग से नहीं किया, ठीक। और अभी भंडार में पढ़ा था, भंडार वे संसाधन है जो हमारे पास उपलब्ध हैं परंतु उनका उपयोग नहीं हो रहा है, कारण टेक्नोलॉजी का अभाव, प्रौद्योगिकी का अभाव है हमारे पास। इन संसाधनों का उपयोग परंतु भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे नदियों के जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं हम। नदियों द्वारा क्या कर सकते हैं, नदियों में बड़े बड़े बांध बनाकर जल उत्पन्न कर, वो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु इनका उपयोग क्या हो रहा है, अभी सीमित ढंग से हो रहा है, बिल्कुल इसका उपयोग सीमित ढंग से। और हमारे पास वन है, वनों से हम बहुत कुछ चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम अभी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, भविष्य में किया जाएगा, ठीक। उसके बाद है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास क्या है, हमें पता है कि हमने क्या किया, मनुष्यों ने अपनी लालच की पूर्ति के लिए संसाधनों का बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से ह्रास किया। क्या किया, बहुत बुरी तरीके से नुकसान किया। जैसे आपने देखा होगा नदियों में बालू आती है, बालू को क्या करते हैं, बालू का उपयोग हम घर बनाने के लिए अब करने लगे। ऐसे ही हमने संसाधनों का बहुत ह्रास किया, पेड़ों को काट डाला, प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान पहुंचाया। ऐसे हमने संसाधनों का बहुत बुरी तरीके से हाल किया। संसाधनों का विकास का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना न करे। संसाधनों का विकास, यदि आपसे पूछ ले संसाधनों के विकास से आप क्या समझते हैं, तो बिल्कुल निबंधात्मक प्रश्न है, आप निबंध के जैसे लिख सकते हैं। संसाधन विकास का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों को इस तरह से उपयोग करना जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना न करे, ठीक है। इसके बाद संसाधनों के उचित ढंग के प्रयोग से लाभ क्या होते हैं, हम फाइनेंशियल रूप से क्या होते हैं, विकसित होते हैं, फाइनेंशियल रूप से मजबूत होते हैं, पर्यावरण सुरक्षा होती है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आती है। यदि हम ये संसाधनों का ऐसे ही अंधाधुंध प्रयोग करते रहें तो एक दिन हम देखेंगे कि हमारी दुनिया ख़त्म होते हुए नज़र आएगी। वो ओजोन परत में अपक्षय की समस्या आ जाएगी, ओजोन परत में क्या हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा और जो ग्लोब हैं वो पिघलने लगेंगे। ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। कौन कौन सी हैं, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों में बंट गया, संसाधन संपन्न एवं संसाधन विहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। इसके बाद संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से कुछ वैश्विक परिस्थिति की संकट उत्पन्न हो गए, विश्व लेवल में संकट उत्पन्न हो गए और इनके निदान के लिए कुछ समिति भी गठन की गई हैं। विश्व लेवल में पारिस्थितिक संकट पैदा हो गए, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण, ठीक है। ये आपका संसाधन विकास क्लियर। एक बार और संसाधनों का विकास मैं आपको क्लियर कराई दे रहा हूँ। संसाधनों का विकास का क्या है, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया है, ठीक है, जिससे संसाधन लगभग ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं। और यदि इसी तरह संसाधनों का प्रयोग चलता रहा तो एक दिन क्या है कि हमें संसाधन इस दुनिया से ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। इस प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना जो पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए और आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना न करे, ठीक है। इसके बाद है हमारा संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन बेसिकली क्या है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, विवेक पूर्वक उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन। संसाधनों का विवेक पूर्वक क्या करना, उपयोग करना कहलाता है संसाधन नियोजन। अब हम संसाधन नियोजन की डेफिनेशन पढ़ें। जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको बताया, ये तो मान लो निबंधात्मक प्रश्न हो गया। संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करना ही क्या है, संसाधन नियोजन है। ये आप
इसकी मेन रहेगी, और बाकी उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं निबंधात्मक। जैसे कि हम जानते हैं भारत विविधता वाले देश में संसाधन असमान रूप से वितरित है। हम देखते हैं कि भारत जैसे विविधता वाले देश में संसाधन क्या है, असमान रूप से वितरित है। जैसे आपके राज्य में है, जैसे आप यदि मध्य प्रदेश में हैं तो आपको वहाँ पे धातु खनिज अधिक मिल जाएंगी। झारखंड वाले एरिया में है तो आपको कोयला अधिक मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में है तो आपको जल की प्रचुरता मिल जाएगी। और यदि आप राजस्थान गुजरात में है तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा मिल जाएगा। और यदि आप लद्दाख में है तो शीत मरुस्थल मिल जाएगा। और लद्दाख क्या है, शीत मरुस्थल के लिए धरोहर है हमारी वो भारत की। संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन। अब भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार किया गया, तो हम देखते हैं संसाधनों का नियोजन किस प्रकार किया गया। इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया, भारत का क्या किया गया, एक मैप लिया गया। भारत का क्या लिया गया, एक मैप लिया गया। बेसिकली मैं मैप बनाए दे रहा हूँ, ऐसा ही काम चलाऊ। अरे यार बहुत बेकार बन रहा, रहने दो। पूरा मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही। पूरा एक मैप लिया, पूरे मैप में जहाँ जहाँ संसाधन पाए जाते हैं, जिस संसाधन की अधिकता है उनकी तालिका बनाई। उसमें उन्होंने क्या कर लिया, चिन्हित कर लिया। उसके बाद संसाधनों का विकास कैसे करना है, निकालना कैसे है, उसके लिए हमारे पास क्या प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, क्या क्षमता उपलब्ध है, और नियोजित ढांचा तैयार कर लिया। मतलब करने के लिए, और प्रौद्योगिकी हमारे पास इसके लिए उपलब्ध है कि नहीं है, कौशल है कि नहीं है, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित किया जाता है। मेन रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। राज्य सरकार पूछेगी केंद्र सरकार से क्या उचित है इन संसाधनों को निकालना, वो केंद्र सरकार की अनुमति के हिसाब से फिर काम किया जाता है। दोनों में समन्वय स्थापित किया जाता है, किसी के बीच मनमुटाव न रहे। एक बार हम संसाधन नियोजन भी पढ़ लें, ये भी आपके उद्देश्य से इम्पोर्टेंट है, पेपर के उद्देश्य से। संसाधन नियोजन, हम जानते हैं कि भारत जैसे देशों में संसाधनों की असमान रूप से वितरित है, संसाधन असमान रूप से वितरित है। कुछ प्रदेशों में एक तरह का संसाधन पाया जाता है तो कुछ प्रदेशों में एक तरह का। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जल, झारखंड में खनिज और कोयला, राजस्थान गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा, लद्दाख में शीत मरुस्थल। ठीक। और संसाधन नियोजन क्या है, संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करना ही क्या है, संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या है संसाधन नियोजन, संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करना ही संसाधन नियोजन है। भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार किया गया, भारत पहले एक नक्शा लिया गया, उसमें सभी संसाधनों को चिन्हित किया गया, कहाँ पे कौन सा संसाधन पाया जाता है उसे लिखा गया। इसके बाद संसाधन विकास योजनाएं लागू की गई, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार किया गया। उसके बाद संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित किया गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित किया गया। ये हमारा जो चैप्टर है ये हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये है हमारा पार्ट ए। पार्ट क्या है, ए। पार्ट बी में हम पूरा क्या करेंगे, चैप्टर कवर करेंगे। सो आप पार्ट बी देख लेना, मैंने पार्ट बी भी डाल दिया है। ये पार्ट ए में जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी आप उसे पूरा रिकॉल कीजिए, मैंने क्या क्या पढ़ाया है एक बार शॉर्ट समरी में रिवीजन करवा दूँ। संसाधन क्या होता है और संसाधन क्या होता है और उनका विकास, संसाधनों का वर्गीकरण, फिर संसाधनों के प्रकार हमने देखे। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधनों में जीवन व्याप्त होता है और अजैव संसाधनों में जीवन व्याप्त नहीं होता। उसके बाद देखिए हमने समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग संसाधन और अनवीकरण योग संसाधन। नवीकरण का मतलब होता है जो शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं, और अनवीकरण योग का मतलब होता है जिनको उत्पन्न होने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। उसके बाद हमने देखे स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जिसमें एक व्यक्ति का हक होता है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जिसमें पूरे समुदाय का हक होता है, समुदाय किसी व्यक्ति विशेष का हक नहीं होता, पूरे समुदाय का। राष्ट्रीय संसाधन पूरे देश में तकनीकी तौर पर पाए जाने वाले संसाधन किसकी संपदा है, राष्ट्रीय संपदा। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देखें जो हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिनका कंट्रोल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं वो कहलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है, तटरेखा से दूर 200 मील तक पूरे खुले महासागर में किसी देश का हक नहीं होता, संसाधन को नियंत्रण करने वाली संस्थाओं का हक होता है। इसके बाद विकास के स्तर पर देखें हमने संसाधन, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। संभावी का मतलब क्या होता है, ऐसे संसाधन जो हमारे देश में उपलब्ध हैं, प्रदेश में उपलब्ध हैं, परंतु उनका उपयोग अभी सीमित ढंग से किया जा रहा है। विकसित संसाधन
जो विकसित हो चुके हैं, जिनका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है और जिनका भी हम उपयोग भी कर रहे हैं, परंतु इनकी मात्रा क्या है, सीमित। मात्रा क्या है, सीमित है। ठीक है, यही तो इम्पोर्टेंट है, मात्रा सीमित है। भंडार हमारे देश में बिल्कुल भरे पड़े हैं ये संसाधन। जैसे जल हो गया, जल से हम क्या कर सकते हैं, जल दो अणुओं से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और हमें पता है हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक, इसके बाद है हमारा संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास क्या है, संसाधनों के विकास का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना न करे। इसके बाद है संसाधनों के उचित ढंग के प्रयोग से लाभ, फाइनेंशियल डेवलपमेंट होता है, पर्यावरण सुरक्षा होती है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। और संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का हास हुआ और समाज दो हिस्सों में बढ़ गया, गरीब और अमीर, संसाधन विहीन और संसाधन संपन्न। और वैश्विक पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो गए, जैसे ओजोन परत का अवक्षय, भूनिम्नीकरण, भूमंडलीय तापन, मृदा अपरदन। इसके बाद संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जैसे विविधता वाले देश में संसाधन असमान रूप से फैला है। कुछ प्रदेशों में किसी और तरह के संसाधन पाए जाते हैं तथा कुछ प्रदेशों में किसी और तरह के संसाधन पाए जाते हैं। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना ही या फिर विवेकपूर्वक उपयोग करना ही क्या है, संसाधन नियोजन कहलाता है। भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार किया गया, सबसे पहले भारत का मैप लिया गया। भारत के मैप में विभिन्न संसाधनों की पहचान की गई, जहाँ पे जो संसाधन है उन्हें टिक किया गया। उसके बाद संसाधन विकास, संसाधनों का डेवलपमेंट कैसे करना है, रिसोर्सेस डेवलपमेंट, उसकी योजनाएं लागू की गई। प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजित ढांचा तैयार किया गया। उसके बाद संसाधन विकास योजना और केंद्र सरकार और स्टेट सरकार के बीच क्या किया गया, समन्वय स्थापित किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच समन्वय स्थापित किया गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, सो आपको पार्ट भी ज़रूर देखना है। आपका गारंटी देता हूँ कि आपके एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा इस चैप्टर में। और यदि आपको एमसीक्यू टाइप वीडियो देखना है तो इसकी एमसीक्यू मिल जाएंगी। हमने 24 एमसीक्यू बनाए हैं, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, तो आप देख सकते हैं। एंड बाय।